तो देखिए अब है चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन को लेकर। ठीक है, इससे पहले वाले के अंदर आपने देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके लिए काम की होती हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मापन, आंकलन और आपका जो मूल्यांकन होता है उसको लेकर बात करने वाले हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप यह जानना है कि हमें अपना गोल कितना अचीव करना है। भाई जब भी अपन कोई चीज़ को पढ़ते हैं या आप अभी फाइनली अभी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अभी आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे होंगे, इसके पढ़ने का पीछे का आपका एक टारगेट होगा कि भाई हम इसको पढ़ने के बाद इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगेंगे। तो इसी प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यहाँ एक फाइनल स्टेप जो कि जानना होता है कि अपना गोल कितना अचीव करना है। यहाँ काम मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्यूशन करते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं के बेस पर हमें ये चीज़ें अचीव होती हैं। मीनिंग एंड डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है और इसमें क्या अंतर है। ये तीनों टर्म्स अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके स्कोप यानी दायरे और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेजरमेंट को लेकर। तो मेजरमेंट के अंदर देखें तो यहां लर्नर के परफॉर्मेंस का क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन होता है। क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन होने का मतलब है जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यूज में माप सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ नंबर्स, मार्क्स या स्कोर को असाइन करना है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम, एक स्टूडेंट है ए, जिसके ए के यहाँ पर मार्क्स आए हैं 651। तो मैंने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में यानी एक नंबर फॉर्म में इसको क्या कर दिया भाई, मेजर कर लिया है। तो ये चीज आपके किसके अंदर आती है, ये आती है आपके मेजरमेंट के अंदर। मेजरमेंट होता है हमेशा क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटिव टाइप का, ध्यान रख लेना। स्टूडेंट को मैथ के टेस्ट में 100 में से 85 मार्क्स मिले, 85, तो ये क्या है, एक प्रकार का मेजरमेंट है इसका। या मैं कहूँ मैं एक क्लास कॉमर्स के अंदर मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास 12th कॉमर्स के अंदर वहाँ पर जो है 23 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये इसका एक मेजरमेंट हो गया। ऐसे जब अपना सेकंड आता है जो कि होता है असेसमेंट, यानी जिसको आकलन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लर्निंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जो भी लर्न किया जा रहा है तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अपन असेसमेंट का, ध्यान रख लेना। जैसे टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटीज, इन सभी से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट और फीडबैक पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो असेसमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं लर्निंग रिलेटेड। अब बच्चे को आप पढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें अब आप टेस्ट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि बच्चा कितना समझ पाया है या कितना पढ़ रहा है उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ असेसमेंट से पता चलती है। जैसे टीचर का क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछकर या क्विज लेकर जानना कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, तो ये चीज़ किस में आती है, असेसमेंट के अंदर आती है आपकी। और जब उसको स्कोर डिसाइड किया जाएगा न्यूमेरिक फॉर्म में, तो वो क्या इसमें आ जाएंगे, मेजरमेंट के अंदर। अगला आता है बेटा थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं अपन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जिसको कहा जाता है। यह मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों का उपयोग करके ओवरऑल क्वालिटी यानी उसकी जो गुणवत्ता है उसको डिसाइड करने का एक प्रकार का आपके पास में मौका होता है। तो यहां मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों का उपयोग करके ओवरऑल क्वालिटी, इफेक्टिवनेस पर जजमेंट यानी निर्णय लेता है। यह एक ब्रॉडेस्ट टर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट जो आपने ऊपर पढ़ा था वो तो था आपका क्वांटिटिव, लेकिन अगर यहां पर इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो वो आपकी क्या होती है भाई, वो होती है आपके क्वालिटिव, ध्यान रख लेना। दोनों में डिफरेंस है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं मापा जाता, ये न्यूमेरिक फॉर्म में मापा जा सकता है, ध्यान रख लेना। तो जो ऊपर आपने असेसमेंट और आपका जो मेजरमेंट था, यानी बच्चे के मार्क्स डिसाइड करना, उसके बाद ये पता चलना कि भाई वो क्या उसके अंदर जो भी टेस्ट लिए गए उसके अंदर वो प्रोग्रेस में परफेक्ट है कि नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान करते हुए फिर अपन उसको क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे फाइनल रिपोर्ट कार्ड पर ग्रेड देना और यह तय करना कि स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, जब आप देखो, आप मान लो कि अभी बात करते हैं, जैसे आप EMRS का Tier 1 का एग्जाम के लिए फॉर्म भरे होंगे। अब Tier 1 के अंदर आपको मान लो कह दिया गया कि भाई 70 मार्क्स आपको लाने हैं। अब 70 मार्क्स अगर आप नहीं लाए, इसका मतलब है क्या क्या कि भाई आप यहाँ पर मेजरमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपकी जो गुणवत्ता है वो डिसाइड हुई नहीं, तो आप क्या हो गए, बाहर हो गए। अगर 70 प्लस स्कोर है आपका, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको नेक्स्ट राउंड यानी Tier 2 के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये जो आपका Tier 2 पर भेजने का जो काम है ना, वो कहाँ पर डिसाइड हो रहा है, वो हो रहा है आपका इवैल्यूएशन के ऊपर। और इवैल्यूएशन किस पर ये डिसाइड लेता है, ये डिसीजन किसके बेस पर लेता है, तो ये लेता है असेसमेंट और मेजरमेंट के बेस पर, ध्यान रखना। मेजरमेंट क्वांटिटी होता है बेटा, और असेसमेंट जो होता है वो आपके
इवैल्यूएशन जो होता है वो क्वालिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। असेसमेंट पर प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट जो है ना वो एक प्रकार से प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया उन्मुख अप्रोच होती है, यह लर्निंग को इंप्रूव करता है। इवैल्यूएशन जो होता है ना वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ध्यान रखना, इवैल्यूएशन जो होता है ना वो तो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपका, और जो असेसमेंट होता है वो आपका क्या होता है भाई, वो होता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड यानी किसी काम को करके देखने लायक, ध्यान रखना। यह डिसीजन लेने के लिए जजमेंट करता है और ये लर्निंग को इंप्रूव करता है, ध्यान रखना। असेसमेंट, ध्यान भाई टेस्ट लूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपने कितने कंसेप्ट टॉपिक सही किए, कितने गलत किए, तो उसके बेस पर मैं आपको आगे के लिए आपका जो लर्निंग स्टेज है उसको इंप्रूव करवा पाऊंगा ऐसे। अब बात करते हैं असेसमेंट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट कब किया जा रहा है, इसके आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असिस्टेंट कब किया जाता है, तो देखो लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उस दौरान यहाँ पर जो असेसमेंट किए जाते हैं उनको किस में रखा जाता है, तो उनको यहाँ पर ध्यान रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर रखा जाता है। किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर रखा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इमीडिएट फीडबैक देना और टीचिंग को इम्प्रूव करना। इमीडिएट फीडबैक देने के लिए और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपन यूज करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं, उसी बीच मैंने मान लो आपको एक छोटा सा क्विज दे दिया, तो अब इससे क्या होगा, मैं फीडबैक तुरंत आपको दे पाऊंगा, और ये लर्निंग के दौरान ही जो आपका चल रहा है, तो ये चीज आपकी आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लास के अंदर कोई क्विज लिया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो सब इसकी एग्जाम्पल है। इसका पर्पज इंप्रूवमेंट है, ना कि ग्रेडिंग देना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं समेटिव। समेटिव के अंदर एक वर्ड याद रखिएगा, ये जो असेसमेंट होता है ना वो आपके एंड में लिए जाते हैं। इस कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको असेसमेंट में एंड वर्ड मिलता है, आपको उसके ऊपर आंख मूंद के आंसर दे देना है समेटिव। कैसे याद रखोगे इसको, तो देखो समेटिव के अंदर SUMMA ये वर्ड याद रखना है। ये शब्द आपका किसको दिखा रहा है, समरी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बेटा, समरी। और समरी हमेशा कहां पर पढ़ी जाती है, सबसे लास्ट में पढ़ी जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, समेटिव असेसमेंट के अंदर ये होती है समरी आपका, यानी कोर्स या यूनिट के एंड में जो असेसमेंट दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करते हैं और फाइनल ग्रेड देने के लिए काम करता है, क्योंकि लास्ट में होता है ये यहाँ पर आपके। एग्जाम्पल के लिए ईयर के एंडिंग में जो एग्जाम होते हैं, फाइनल टर्म पेपर होते हैं या बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो सब आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में, यानी नैदानिक आकलन जिसको कहा जाता है। ये कब आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आने पर उसके रूट कॉज यानी मूल कारण को जानने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके मूल कारण को जानने के लिए जो असेसमेंट होते हैं वो होते हैं आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है लर्नर की स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। लर्नर की स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट मैथ में लगातार फेल हो रहा है, तो टीचर यह पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा कि उसे किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ आप कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। समेटिव जो होती है वो होती है हमेशा टेस्ट या जो कोर्स के एंड में होता है वो होता है समेटिव, आपके समरी से याद रखना। और फॉर्मेटिव कब होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट ये ड्यूरिंग लर्निंग मतलब ड्यूरिंग लर्निंग के दौरान होता है, मतलब जब पढ़ा रहे होते हैं ना उस दौरान जो ये सीख रहे होते हैं, तो उस दौरान ये असेसमेंट होता है आपका, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन क्या होता है, CCE, कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी क्या डेफिनेशन है, तो CCE एक इवैल्यूएशन सिस्टम है जो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल यानी समग्र विकास का जो है डेवलपमेंट करता है, उसको कवर करता है। अब कंटिन्यूस वर्ड इसमें क्या है, इसका मतलब है इवैल्यूएशन एक रेगुलर एक्टिविटी है, ना कि सिर्फ ईयर एंडिंग का एग्जाम। यहाँ लर्निंग प्रोसेस में आपका बिल्ट इन होता है, ध्यान रखेंगे। जब भी ये चीज़ें सीखी जाती है उस समय ये क्या होता है भाई, बिल्ट इन प्रोसेस के अंदर रखा जाता है। तो CCE जो होता है वो एक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जो सिस्टम के स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या करता है, कवर करता है, ध्यान रखिएगा। ये कंटिन्यूज होता है, इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन एक रेगुलर एक्टिविटी है, ना कि सिर्फ एंडिंग के मतलब एंड के टाइम पर एक्टिव होने वाली। तो ये चीज़ हो गई आपके। अगला अगर अपन बात करें कंप्रेहेंसिव यानी व्यापक, इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन जो होता है ना वो आपके स्कोलास्टिक यानी आपके शैक्षणिक या विषय से संबंधित और
को स्कॉलस्टिक यानी सह शैक्षणिक जैसे एटीट्यूड, वैल्यू और स्किल दोनों को एस्पेक्ट को क्या करती है, ये आपके कवर करती है। भाई आप एक लर्निंग कर रहे हैं, उसके साथ आपका जब आप उस लर्निंग को परफेक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सेकंड, आपके स्किल में भी तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके क्या उद्देश्य होता है। CCE यानी कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का जो है क्या उद्देश्य है। तो पहला आता है आपका स्ट्रेसिंग लर्निंग यानी एग्जाम प्रेशर को ये रिड्यूस करता है। भाई देखो, आज आपको पता है कि अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तो अभी से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी जो लर्निंग चल रही है आपकी, तो इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपके माइंड पर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेसिंग लर्निंग। फिर आता है होलिस्टिक व्यू यानी लर्नर एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है। इसमें जो लर्नर होता है वो एक कंप्लीट पिक्चर जो होता है वो प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं जो कि होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेक्स्ट यानी एक अच्छे टेस्ट की यानी एक अच्छे जो परीक्षा होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो एक असेसमेंट टूल को गुड माना जाता है अगर उसके अंदर ये चीज़ें होती है। तो पहला होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है टेस्ट के रिजल्ट में कंसिस्टेंसी यानी आपके संगति होना। अगर सेम टेस्ट को डिफरेंट टाइम पर लिया जाए तो रिजल्ट लगभग सेम आना चाहिए, तो वो आपका टेस्ट होता है वो क्या होता है, रिलायबल टेस्ट माना जाता है, ध्यान रख लेना। सेकंड आता है वैलिडिटी यानी टेस्ट का वही मेजर होना चाहिए जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। अगर टेस्ट मैथ के स्किल को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो उसमें सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चंस या मैथ ही मेजर करें, ना कि आप रीडिंग एबिलिटी। ध्यान रखिएगा भाई, मैथ की एबिलिटी को लेकर बनाया गया है तो उसकी उसी एबिलिटी को देखो, वहां पर आप उसकी जो भी लिखने की क्षमता है वो देखी जा रही है, तो फिर वो आपके इसके लिए गलत है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठता को लेकर। तो स्कोरिंग पर इवैल्यूएटर यानी मूल्यांकनकर्ता के पर्सनल बायस यानी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये किसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। अब बात करते हैं यूज एबिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर। टेस्ट का प्रैक्टिकल और इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, एडमिनिस्टर यानी प्रशासित करने में आसान, स्कोर और इंटरप्रेट करने के लायक होना चाहिए। तो वो आपकी क्या होती है, यूजेबल। अब आपने इस तरीके से टेस्ट को तैयार कर लिया कि उसके क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी इसमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से पेपर रेडी करें जिससे स्टूडेंट उसको ईजिली समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके और उसको आंसर कर सकें। अब बात करते हैं अपन अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड यानी ASM क्या होता है। अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड क्या होता है। तो ट्रेडिशनल टेस्ट जैसे रिटन एग्जाम के अलावा लर्नर के डीप लर्निंग को मेजर करने के लिए ये मेथड उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से, पहला आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है भाई समझिएगा, यह स्टूडेंट के वर्क का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है जो समय के साथ उसकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट को शो करता है, ध्यान रखना। तो पोर्टफोलियो जो होता है ना वो क्या होता है, स्टूडेंट के वर्क का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है। स्टूडेंट को जो भी वर्क प्रोसेस किया जा रहा है तो उसका एक ये सिस्टमेटिक, ध्यान रखना, संग्रह होता है जो टाइम के साथ उसकी प्रोग्रेस को और उसके अचीवमेंट को दिखाता है। टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता रहता है, भाई आपका इतना कम है, इसको आप इसके अंदर और चीज़ों को अच्छे से कीजिए। तो वो चीज़ आपकी आ जाती है पोर्टफोलियो के अंदर, यानी टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट को दिखाने के लिए यूज करता है सिस्टमेटिक कलेक्शंस के साथ। अब बात करते हैं रेटिंग या स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को लिए आप क्या करते हो, रेटिंग स्केल क्या करते हो, डिसाइड करते हो। ऑब्जर्वर यानी जो भी पर्यवेक्षक होता है, ऑब्जर्वर को स्पेसिफिक बिहेवियर या स्किल को रेट करने के लिए एक स्केल दी जाती है। जैसे बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है तो उसको एक्सीलेंट, उससे थोड़ा कम कर रहा है तो गुड, उससे कम कर रहा है तो फेयर, और बिल्कुल लो है तो उसके लिए अपन यहाँ पर पुअर का सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अवलोकन जिसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट के बिहेवियर और स्किल को रियल लाइफ सेटिंग में देखना और रिकॉर्ड करना, जैसे ग्रुप वर्क में टीम वर्क स्किल को एसेस करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट का बिहेवियर और उसके अंदर मौजूद जो भी स्किल है उसको रियल लाइफ में आपको, मतलब रियल टाइम में आपको देखना है। जैसे आपने एक सुना है कि भाई आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा ए है जिसके गाने की जो कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे तरीके से उसको इसकी स्किल अच्छी है, लेकिन आप उसको रियल लाइफ में उसको गाते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चीज़ आपकी इसके अंदर आती है कि इसमें ऑब्जर्वेशन के अंदर।
प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो स्टूडेंट द्वारा प्रैक्टिकल टास्क को कंप्लीट करना जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेजर करता है, तो वो किस में आता है भाई, तो वो आता है आपके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट द्वारा प्रैक्टिकल टास्क को कंप्लीट करना जो कि उसकी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेजर करता है, तो वो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। प्रोजेक्ट वर्क करेगा तो सीधी सी बात है कि वो प्रैक्टिकल को ही शो कर रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आ चुके हैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। तो एक बार इसका फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन, फिर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर आज के इस चैप्टर के अंदर अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन जो शुरू किया था मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर, उसके अंदर हमने सबसे पहले इसके जो डेफिनेशन है उसको जाना था। यानी ये तीनों टर्म्स अलग एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी स्कोप यानी दायरे और जो भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के अंदर मैंने बताया था कि इसमें स्टूडेंट का जो इसको स्टूडेंट जो होता है उसके परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शंस के साथ में। ध्यान रखिए, ये क्वांटिटिव होता है यानी न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसी असेसमेंट की बात करते हैं, आकलन की, तो यहाँ जो प्रोसेस होती है इसमें लर्निंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कलेक्ट की जाती है। ध्यान रख लेना, इसमें लर्निंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है असेसमेंट यानी आकलन के अंदर। टीचर का क्लास के अंदर क्वेश्चंस पूछकर क्विज लेकर जो भी जानकारी कलेक्ट की जाती है वो होती है असेसमेंट में। इवैल्यूएशन के अंदर जो होती है वो वहाँ पर आपको उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हो, जैसे उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर आप डिसाइड करते हो उसका ग्रेड वगैरह अच्छे से, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमने यहाँ पर जाना था कि असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो पहला मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो होता है पढ़ाई के दौरान, जब पढ़ रहे होते हैं उस दौरान आपके ये होते हैं, जो भी क्लास के क्विज होमवर्क वगैरह चेक होता है, डिस्कशन होता है। समेटिव यानी समरी पॉइंट याद रखना, जो कि सबसे लास्ट में होता है, कोर्स के एंड या टर्म के एंड में होता है, ध्यान रखिएगा। डायग्नोस्टिक जो होता है वो होता है कि उसके जो भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके अंदर जो भी आप प्रोसेस यूज में लेते हैं तो वो आती है आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन यानी सीसीई के बारे में बताया था। तो ये स्टूडेंट का एक ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट होता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसको ये कवर करता है। ध्यान रखना, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव के बारे में बताया था। कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब होता है कि इवैल्यूएशन एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, जो भी इवैल्यूएशन होता है वो रेगुलर आपके इवैल्यूट करती रहती है, ठीक है। और इसको कोई जरूर नहीं कि ईयर एंडिंग में रखा जाए, ये रेगुलर चलती रहती है, ध्यान रख लेना। कंप्रेहेंसिव का मतलब बताया था कि ये इवैल्यूएशन जो होते हैं वो स्कॉलस्टिक यानी शैक्षणिक या विषय से संबंधित या फिर एटीट्यूड, वैल्यू और उसकी स्किल दोनों के एस्पेक्ट को कवर करती है, ध्यान रख लेना। स्ट्रेसिंग लर्निंग की बात करें तो ये एग्जाम के प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। होलिस्टिक व्यू की बात करें तो लर्नर एक कंप्लीट पिक्चर आपको इसमें प्रोवाइड करता है। फिर मैंने एक अच्छी गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, पहली थी रिलायबिलिटी, ठीक है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टेस्ट के जो रिजल्ट है ना उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैलिडिटी की बात करें तो टेस्ट वही चीज़ें मेजर करे जिसके लिए उसको बनाया गया है। यूजेबिलिटी की बात करें तो उसका मतलब है कि जो भी एडमिनिस्टर है वो इस तरीके से उसको डिजाइन करे कि जो भी उसका लर्नर है उसको आसानी से समझ सकें, स्कोर कर सकें। फिर मैंने आपको अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड के बारे में, एएसएम के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें आपके अलग अलग जो मेथड्स है वो अलाउ यूज होते हैं। पहला था पोर्टफोलियो, तो ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक वर्क कलेक्शंस होता है जिसमें स्टूडेंट की आप प्रोग्रेस और अचीवमेंट को दर्शा सकते हैं, जो भी उसकी क्रिएटिविटी होती है, प्रोग्रेस होती है वो। रेटिंग स्केल के अंदर आप उसके लिए ऑब्जर्व करके उसको रेट करते हैं कि भाई उसका एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है या पुअर है। ऑब्जर्वेशन के अंदर उस लर्नर की जो भी बिहेवियर है, जो स्किल होती है, उसको आप रियल लाइफ में क्या कर सकते हो, सेटिंग में उसको देखते हो, ध्यान रख लेना। प्रोजेक्ट वर्क में वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके, असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो असेसमेंट यानी जो आपको पता होगा जब हम उसके लिए क्लास के दौरान, मतलब क्लास जो होती है उसके अंतर्गत हम उसको देखते हैं भाई, असेसमेंट वगैरह देखें, तो ये किसके लिए होता है भाई, तो इस जो भी लर्नर है तो उसकी जो भी प्रोग्रेस है उसको समझने के लिए और उसके अंदर चेंजेस करने के लिए जो यूज करते हैं, तो वो आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो शिक्षार्थी की प्रगति को समझना और उसके अंतर्गत जो भी चेंजेज है, ठीक है, उसमें सुधार यानी इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो प्रतिक्रिया यानी फीडबैक होता है वो आपका आता है इसमें, किसमें, असेसमेंट में। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, जब एक टेस्ट वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वहाँ परीक्षण की कौन सी विशेषताएं इसके अंदर मानी जाती हैं। तो कौन सी होती है भाई, जिसके लिए उसको बनाया गया खाली वही जो, तो वो होती है आपकी वैलिडिटी। ध्यान रखिएगा, कौन सी, वैलिडिटी।
ऐसे जो आपका थर्ड यानी योगात्मक आंकलन क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था, समेटिव यानी समरी, तो कौन था, जिन ऑप्शन के अंदर एंड लिखा हुआ, देखो एंड यानी अंत लिखा हुआ, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न है कंटिन्यूज एंड कंप्रहेंसिव जो टेस्ट होता है आपका, इवेल्यूशन सॉरी, ठीक है, उस शब्द का क्या अर्थ है आपका, इस शब्द का क्या अर्थ है आपका, कंटिन्यूज एंड कंप्रहेंसिव जो इवेल्यूशन होता है इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए सीसीई के अंतर्गत आप इवेल्यूट करते हो बहुत किसको, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स को। पांचवा प्रश्न देखिए आपके पोर्टफोलियो आंकलन विधि का मुख्य जोर यानी एम्फेसिस किस पर होता है, पोर्टफोलियो का मुख्य जो जोर होता है वो किसके ऊपर होता है। तो टाइम टू टाइम देखिए, टाइम टू टाइम यानी समय के साथ जो भी विद्यार्थी है आपका लर्नर है उसकी प्रोग्रेस और उसकी जो भी क्रिएटिविटी होती है उसको आप जब पता करते हैं तो वो किस में आता है, वो आपका आता है पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। ऑन द लर्नर प्रोग्रेस एंड क्रिएटिविटी ओवर टाइम, ये चीज़ आपकी किस में आती है, 5 पॉइंट्स के अंदर, तीसरे पॉइंट के साथ में। छठा प्रश्न आपके हैं यहाँ पर मेजरमेंट और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। तो मेजरमेंट आपको पता है तो वो होता है क्वांटिटिव और ये होता है आपका क्वालिटिव, ध्यान रख लेना, इनमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मेजरमेंट इज क्वांटिटी वाइल इवेल्यूशन इज, ठीक है, आपका इवेल्यूशन जो होता है वो क्वालिटी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझने में आपको भी मज़ा आया होगा और अभी तक हम बहुत ही अपने जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी के सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर करने में कमी मत बरतिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।